स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। आज आप देख सकते होंगे पुलिस के इस स्कैम का पूरा सच आप लोगों के सामने हम रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये बात पहुँचे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एग्ज़ाम की, जिस एग्ज़ाम की बात पिछले 5 साल से बच्चे लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे कि पुलिस की परीक्षा होगी। बहुत सारे बच्चे इस तलाश में ओवर एज हो गए। 5 सालों से लगातार भर्ती देखते देखते भर्ती नहीं आई, और ये सबको लगभग ये सारी चीज़ें पता थी कि भर्ती तभी आएगी जब चुनाव आना होगा, क्योंकि चुनाव के पहले ही सारी चीज़ें हमको एक फाइनल करने की एक आदत सी बन गई है। जैसे ही भर्ती आई, बच्चे इस बात के लिए सोच ही रहे थे कभी कि शायद ही इसके लिए हमको एक ऐसी तैयारी मिले। बच्चों ने फिर से हंगामा किया कि हमको एज की समस्या है, तो सरकार ने फिर मांगों को सबको देखते हुए ओवर एज जो बच्चे थे उनको फिर से छूट दी 3 सालों की। क्या इस बात की तैयारी पहले नहीं हो सकती थी? क्या नहीं जानते थे कि कोरोना काल के अंतर्गत के बाद वैकेंसी ना होने की वजह से बच्चे ओवर एज हो गए? हर चीज़ें बच्चे आंदोलन करेंगे तब जाके की बातें समझ में आएंगी, और बच्चे अगर आंदोलन करते हैं तो बच्चे गुंडा हैं। अगर टीचर आंदोलन करता है तो टीचर पढ़ाकर छोड़कर कोई दूसरा काम करता है, ऐसे इल्जाम लगते हैं। टीचर बच्चों से ज़्यादा बात करता है तो टीचर के ऊपर कुछ और इल्जाम लगते हैं। किसी तरीके से कहते हुए 3 सालों की छूट दी गई। बच्चे तैयारी करना स्टार्ट किए थे कि फिर से एग्जाम की डेट बन गई, यानी कि 27 दिसंबर से लेकर के 17 और 18 फरवरी को। आखिर क्या ऐसा रीजन था, कौन सा ऐसा कारण था कि इस परीक्षा को इतनी जल्दी करवाना बहुत जरूरी था? क्या इसके लिए बच्चों को 3 से 4 महीने का समय नहीं मिलना चाहिए था? जो परीक्षा मात्र इतने दिनों में हुई, क्या वो पाठ्यक्रम उतने दिनों में खत्म करने लायक था? क्या वो चीजें खत्म हो सकती थी? क्या रीजनिंग, जीएस और इतने बड़े बड़े जो पाठ्यक्रम हैं वो 1 महीने में खत्म हो सकते थे? यानी सीधी सी बात ये थी कि ये जो परीक्षा थी इसको जल्दबाजी में खत्म करने का पूर्णतम प्रयास किया गया कि जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए ताकि इसकी जो सारी चीजें रहे वो उसका बेनिफिट मिल पाए। अब आप बताइए कि 1.5 महीने में बच्चे कैसे करें? 1.5 महीनों में कोचिंग वालों ने बहुत ताकत लगाई अपनी। 1.5 महीनों में उन बच्चों ने इतनी ताकत लगाई कि ठंडी की परवाह नहीं की उन्होंने गर्मी की परवाह नहीं की, कि धूप में निकले हो, कहीं भी कुछ भी किया हो, लेकिन हर प्रकार से रात को रात नहीं देखा। बच्चों ने लगातार पढ़ते रहे। 10-10 घंटे की बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की, और पता यह लगता है कि 17 से 18 तारीख तक पहुंचते पहुंचते सेल्फ सेंटर की व्यवस्थाएं की गई है। अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग भी इस बात के लिए कह रहा है कि सेंटर 20 किलोमीटर के आसपास बनना चाहिए। कितने सेंटर 20 किलोमीटर के आसपास बने? इनमें कितने मानक का ध्यान रखा गया? क्या यह तैयारी वाजिब थी? क्या ऐसे स्कूलों में आपको नहीं समझना चाहिए? क्या ऐसे स्कूलों में सेंटर देना अनिवार्य था जहां पर बच्चे पहुंच नहीं पाए ठीक से, जहां बच्चे बहुत कम थे, जिनको परीक्षा का कराने का अनुभव नहीं रहा, ऐसे लोगों को सेंटर दिया जाए? जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं उनमें से एक ऐसा वाकया भी निकल करके आ रहा है कि जिस एडमिट कार्ड पर उस बच्चे की स्वयं की फोटो होनी चाहिए थी उसमें सनी लियोनी की फोटो। ये कौन सा मजाक चल रहा है बताइए? ये जल्दबाजी से परीक्षा नहीं हुई तो ये किस बात के लिए रही है? बच्चे 17 और 18 तारीख में पेपर करने के लिए उतर रहे हैं, तो पता यह लग रहा है कि काफी सारी पेपर ऐसे हैं कि बच्चे पढ़ कर के जाएं और कोई आदमी पेपर खरीद के जाए। कैसे टक्कर कर पाएगा बताइए आप? मुश्किल है कि नहीं है? सामने वाला व्यक्ति 118 120 की पेपर की तैयारी करके बैठा हुआ है, और सामने वाला व्यक्ति उसी परीक्षा में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लगातार जो खबरें लगातार के आ रही हैं, बच्चों के बीच में रही हैं, कई प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं। मोबाइल से मोबाइल चला, बहुत सारे टीचरों ने एविडेंस रखे अपने, बहुत सारे लोगों ने बताने का प्रयास किया। सरकार ये कह रही इस बात के लिए कि पहले तो ये बताइए कि संपूर्ण रूप से जब पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 150 के आसपास सॉल्वर पकड़े गए, तो ये बातें समझ में नहीं आनी चाहिए कि इसका मतलब सेंध लगाने का प्रयास इतना लंबा चला है। छोटी छोटी चीजें अगर घटित होती हैं तो सरकार तक पहुंच जाती हैं। इतनी बड़ी बात अब तक लगातार पता क्यों नहीं चल पाई? क्या जरूरी है हर बात के लिए बच्चे ही लगातार आगे बढ़ें?
यानी कि लगातार हम पढ़े हैं और पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं किसी तरीके से गांव में इस बात के लिए उम्मीद रहती है कि बच्चे पढ़ें और कम से कम नौकरी लेकर के आए, उस परिवार की जो जिंदगी है वो कम से कम रोशन हो। और ऐसी कंडीशन में पहले बच्चा लगातार फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद अब वो लड़ाई करेगा पहले इस चीज़ के लिए कि हम ट्रेनों में चलेंगे। ललितपुर में घटना देखने को मिली जहां बच्चे का पैर कट गया। कितने ऐसे लोग हैं जो देखने को मिला, कोई सीढ़ियों में सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। सारे के सारे बच्चे दिन रात संघर्ष करके ट्रेनों में भर भर के बच्चे कहां से कहां चले गए, रात रात भर जाग करके पेपर देने पहुंचे और पता लग रहा कि पेपर की वो दशा हो गई है। ये क्या रहा है? ये जल्दबाजी में की गई चीजें नहीं रही है। और होने के बाद जब सारी चीजें हो रही हैं, इतने सारे बच्चे निकले, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचरों ने बहुत अच्छी बात लगातार की है। बहुत सारे टीचर है उसमें से जिन्होंने इस सच्चाई को सबके सामने रखा। सोशल मीडिया में सारे बच्चों ने अपनी बातें रखी, लेकिन मीडिया जिसको पूरे चप्पे चप्पे की खबर हो जाती है, छोटी छोटी बात को खबर हो जाती है, इस व्यक्ति को यानी कि इस पूरी मीडिया को इतनी बड़ी चीजें लगातार दिख नहीं रही है। बच्चों का रोड पे आना, आप इसको समझिए कि बच्चे कभी रोड पे नहीं आते हैं। अगर उनको उनका अधिकार मिल जाए तो सीधी सी बात यह है कि अगर वो पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनको उस परीक्षा का रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर परीक्षा का रिजल्ट किसी को भी ना मिले, अगर चुनाव आने के बाद तो चुनाव का रिजल्ट ना मिले तो क्या करते हैं लोग? आंदोलन होता है कि नहीं होता है? आखिर बच्चे जो थे, जिन बच्चों के हाथों में केवल कलम होनी चाहिए थी, उनको आंदोलनकारी बना दिया कि नहीं बना दिया? अगर उन बच्चों में से बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और कुछ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? अगर कुछ टीचर जेल पे लगातार जेल में बैठे हैं, कोई नजर बंद होकर बैठ रहा है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर अगर असर पड़ेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? यानी कि पढ़ना अपने आप में गुनाह हो गया है। अगर पढ़ना गुनाह है तो सरकारी नौकरी का सारा सिस्टम आज के बाद खत्म हो जाए। बच्चे पढ़ाई छोड़ करके लगातार फिर आंदोलन लगातार करें। आखिर बच्चों का क्या दोष है? हम ट्रेन में बच्चे लगातार ट्रेन में चलें, फिर परीक्षा देने के लिए चलें, उसके बाद सरकार के आगे पीछे चलें। सरकार मांग रही इस बात के लिए कि पहली चीज तो परीक्षा शुचिता से संपन्न हुई। भैया बिल्कुल संपन्न हुई है, लेकिन बच्चों से मांगा जा रहा है आप एविडेंस दो, यानी कि बच्चे एविडेंस दे। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि उन बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी? बच्चे एविडेंस दें, बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ें, बच्चे चल के इको गार्डन में अपना समय लगाएं, ठीक है, पुलिस का लाठीचार्ज उस पर से खाएं, चोट लग जाती, कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका परिवार लगातार झेले, अपना समय खर्च करे, फिर लगातार पैसा खर्च करके। आखिर क्या मांग लिया है? कौन सी ऐसी चीज रही है कि जो गलत चीज जाके बच्चे लगातार मांग रहे हैं? कौन सी ऐसी गलत चीज रही है? अगर पुलिस के यहां बच्चे बैठे हुए हैं, अभी समीक्षा अधिकारी के भी बच्चे बैठे हुए हैं, उनका कौन सा दूसरा? वो तो अधिकारी बनने के लिए हैं, उनकी भी परीक्षाएं लगातार इस तरीके से हैं। लगातार सुबह से लेकर शाम तक चल के हम कैंडल जलाएं, ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी उम्मीदों के साथ में सरकार के साथ में इस सरकार के साथ बच्चे आए, और अभी भी हमको इस बात की पूर्ण उम्मीद है, बच्चे समाज का आईना होते हैं और ये कभी भी रोड पर अनायास नहीं आते हैं। उनको केवल और केवल न्याय चाहिए, और उस न्याय की कड़ी में अगर वो सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं तो ये समाज के लिए एक दुखद संदेश जा रहा है। इससे किस प्रकार का समाज बनेगा? ये तो फिर हम आजाद भारत में ना होकर के हम चले गए अंग्रेजों के शासनकाल में, जहां पर रोटी मांगते ही हमको सजा मिल जाती थी। इस प्रकार की चीजें ना हो फिर कभी भविष्य में। इसके लिए किसी एक ऐसे सख्त कानून की आवश्यकता है जहां पर रोजगार प्राप्त करने वाला अगर कोई बच्चा 3-3 साल 4-4 साल के लिए तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद परीक्षा लीक होती है तो ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में बंद किया जाए, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाए, ताकि ऐसे बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे ना लगे। सुबह से लेकर शाम तक में बच्चे बिना खाए और पिए वो लगातार केवल या तो रोए जा रहे हैं, या कभी इको गार्डन बैठना पड़ रहा है, या कहीं और उनको करना पड़ रहा है, कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। आखिर किस चीज के लिए ज्ञापन दे रहे हैं? अपना अधिकार मांगने के लिए चल रहा है, रोटी मांग रहे हैं।
परिवार का सम्मान मांग रहे हैं, अपनी जिंदगी मांग रहे हैं। और ऐसे मांगते हुए अगर हमको इस प्रकार की चीजें लगातार मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, कैसे विश्वास चलेगा इस बात के लिए। अगर इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की कोई चीजें गलत हो रही हैं तो उस गलत का जिम्मेदार कौन रहेगा? ये स्कैम नहीं तो क्या है? ये इस चीज के लिए छोटी से छोटी चीजों के लिए इतने से बड़ा चुनाव हो जाता है, बड़े से बड़े लेवल पर चुनाव हो जाता है, इतने सारे लोग रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां लगातार निभाई जा रही हैं, लेकिन इतनी सी जो बातें हैं वो लगातार कानों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बच्चे पढ़ाई करें तो उसके अलावा क्या क्या करें, वो कभी आंसर की गलत हो रही है, कभी परीक्षा फेल हो जा रही है, कभी चोट खा जा रहे हैं। आखिर इन बच्चों के साथ कब तक ये सब सारी चीजें होती रहेंगी? और या तो फिर विकल्प इसी बात के लिए बचा हुआ है कि नौकरी का पूरा सिस्टम खत्म कर दें कि सरकार आज के बाद किसी की नौकरी नहीं देगी, बच्चे अपना काम करें। नहीं तो बस निवेदन इतना सा रहेगा कि बच्चों को उनका न्याय मिले, उनका अधिकार मिले और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और एक सख्त कानूनी स्वरूप में बने, ताकि हमेशा के लिए, कभी आज नहीं हुआ है, जो चीजें आज पुलिस की परीक्षा में हुई कल किसी और परीक्षा में होंगी, परसों किसी और परीक्षा में होगी। बस बच्चों का चेहरा बदल जाएगा, सारी चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे वे थी। और ये समाज के लिए एक अच्छा सा संदेश नहीं जाता है। बहुत मुश्किल के साथ गांव के अंतर्गत में बच्चे पढ़ते हैं, और अगर इस प्रकार की चीजें, कौन पढ़ेगा किसी चीज के लिए? कौन जाएगा यहां से निकल करके? सेना में कौन जाने की बात करेगा? किसी भी डिपार्टमेंट में कौन जाएगा? मशीनें कितना काम करेंगी? हर जगहों पर मशीनें नहीं हो सकती हैं, और हर जगहों पर ऐसे लोगों को भी नहीं भरा जा सकता है जो लोग इस प्रकार से गलत काम करके पेपर लीक कर सकते हैं। अगर गलती से कहीं पुलिस भी बन गए तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये या तो डिपार्टमेंट खा जाएंगे या तो देश खा जाएंगे पूरा। बच्चों के साथ अन्याय ना हो, इसी बात की उम्मीद करते हैं और सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो ताकि बच्चों को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।